तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारतीय चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना और उसके अधिकारों का वर्णन करता है। इसके तहत चुनाव आयोग को लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेपो रेट किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेपो रेट जो है वह किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है, या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रेपो रेट क्या है, तो वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए ऋण देता है। इसका निर्धारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। बात यहाँ हो रही आरबीआई की। चलिए आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपसे। एक क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था, यह भी पूछ लेता है। तो यह कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान समय में जो आरबीआई का मुख्यालय वह मुंबई में है, यह भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 का हुआ। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख साहब थे। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसे अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 66वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A जिसमें जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जिसके तहत की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना पूछा किसके सहयोग से हुई थी, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेद टाटा। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना वर्ष 1909 में जमशेद जी टाटा के विज्ञान और शोध के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसे टाटा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 में भारत में स्वशासन की मांग को लेकर की गई थी। इस आंदोलन की प्रेरणा आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से ली गई थी। स्थापना वर्ष था 1916 में। प्रमुख संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तिलक की लीग अप्रैल 1916 में और पुणे में, और एनी बेसेंट की लीग सितंबर 1916 में चेन्नई में। उद्देश्य क्या था इसका, तो भारत को विशिष्ट समाज के भीतर ही स्वशासन दिलाना। परिणाम क्या हुआ इसका, तो 1917 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को भविष्य में स्वशासन देने की घोषणा की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनरेगा योजना को किस प्रकार की योजना माना जाता है। मनरेगा योजना को किस प्रकार की योजना माना जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार गारंटी योजना माना जाता है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने।
विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। 1904 में लंदन में स्थापित किया। क्रांतिकारी गतिविधियों व प्रचार का केंद्र बना। भाई गणेश सावरकर भी सह संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन का सशस्त्र विरोध करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो तत्काल कानून की आवश्यकता हो, यह शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 में वर्णित अध्यादेश शक्ति के समतुल्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप प्रश्न। भारत का प्रथम डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अकोदरा, गुजरात। अकोदरा जो गुजरात के सांबरकाठा जिले में स्थित है, 2015 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल गांव घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है, आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्बी। स्कर्बी जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून, त्वचा पर चकत्ते, थकान। सूत्र क्या है? तो आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। रिकेटस, रिकेटस जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेटस रोग। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से होता है? मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन होता है। गैस्ट्रिक जूस यह आमाशय की अंदरूनी दीवारों से स्त्रावित होता है। इसके प्रमुख रूप से 3 घटक होते हैं। HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को कीटाणु रहित करता है और एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन प्रोटीन के को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने वाला मुख्य एंजाइम होता है, या पेप्सिनोजन में से सक्रिय होता है। म्यूकस क्या? तो पेट की दीवार को अम्ल से बचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू को भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। वह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी रही। इन्हें भरत कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन को सैलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। यह लार में पाया जाता है और यह भोजन में मौजूद स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है को शर्करा माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। यह पाचन प्रक्रिया का प्रारंभिक एंजाइम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध दूत कौन था? मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध दूत कौन सा था, या कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मौर्य काल का प्रसिद्ध दूत था, जिसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने अपने अनुभव पर आधारित एक पुस्तक इंडिका लिखी, जिसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और संस्कृति का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? भोर का तारा और सांध्य का तारा कहा जाता है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस जो है वह किस सूची का विषय है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची का विषय है पुलिस।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, केंद्रीय सूची जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर केवल राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 246 राज्य सूची के विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था यह पूछा है आपसे, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से भेजा गया था। यह 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पोंथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए रूपरेखा बनाना, अंतरिम सरकार के गठन की व्यवस्था करना, भारत को सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया को स्पष्ट करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस राजवंश के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। किस राजवंश के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग वंश के समय। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य। उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने 185 ईसा पूर्व में मारकर मौर्य वंश का अंत कर दिया। इसके बाद पुष्यमित्र शंगु ने शुंग वंश की स्थापना की और खुद राजा बना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। या ब्रिक्स संगठन में ये देश शामिल है। इसकी स्थापना हुई तो 2006 में, ब्रिक 2015 2010 में, एस जो जुड़ा वह 2010 में जुड़ा। उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों का आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स बैंक जो है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबीस का बैंक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस तत्व के कारण दूध का रंग सफेद होता है। किस तत्व के कारण दूध का रंग सफेद होता है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैसिन के कारण। दूध के सफेद रंग का मुख्य कारण उसमें पाया जाने वाला कैसिन प्रोटीन जो दूध को कोलाइट रूप में उपस्थित रहता है। केसिन के सूक्ष्म कण दूध में प्रकाश को बिखेरते हैं जिससे दूध सफेद दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरु शिखर। स्थान जो है गुरु शिखर या माउंट आबू राजस्थान में, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस आर्मी डेज हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय थल सेना की बहादुरी, बलिदान और सेवा को सम्मान देना होता है। 15 जनवरी 1950 को जनरल बाद में फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय थल सेना की कमान संभाली थी। बात नहीं जनवरी माह की, तो चलिए जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के भारत लौटने की याद में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस तो मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके जयंती पर? तो नेताजी के जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों के अधिकार और सुरक्षा पर जागरूकता। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और भारत निर्वाचन आयोग भी मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? तो गणतंत्र पर्व मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा कितने पहचान चिन्ह आवंटित किए गए थे। स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा कितने पहचान चिन्ह आवंटित किए गए थे ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। 1951-52 में जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग द्वारा लगभग 100 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए थे। ये चिन्ह निर्दलीय व पंजीकृत दलों की उनकी पहचान के लिए दिए जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे यह भी पूछता है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में किस अधिनियम द्वारा आरटीआई लागू हुआ। भारत में किस अधिनियम द्वारा आरटीआई लागू हुआ यह आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत।
सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुई। इस अधिनियम के तहत भारत के नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला है। यह अधिनियम सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है यह बताइए। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं जनवरी माह के दिवस में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था यह आपसे पूछा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इन सम्मेलन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा 1931 में गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया गांधी इरविन समझौता के बाद। तीसरा जो हुआ 1932 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार पर्वत क्षेत्र में स्थित है, जिसे मौर्य काल में बनाया गया था। इस झील का पुनर्निर्माण गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक जो था, झील निर्माण का आरंभिक कार्य उसके शासनकाल में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। चांदी जो है बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती। चांदी सभी धातुओं में बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती। इसके इलेक्ट्रॉनों की गति और संचालन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये है टॉप 30 जीके के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है? या आज का आपका असाइनमेंट है या आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरी मेहनत पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।